चलिए एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए ये क्लास नंबर 4 है। आज ऑलमोस्ट जो है ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं अपनी क्लास जहाँ से छोड़े थे। कल यहाँ से छोड़े थे द्विविस्थापन अभिक्रिया से छोड़े थे, तो यहाँ से चलते हैं स्टार्ट करने। इसके लिए कुछ क्रियाकलाप दिया है। चलिए इस क्रियाकलाप के लिए क्या सब चाहिए आपको, एक प्रखंडली चाहिए जिसमें 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। इस प्रयोग करने के लिए आपको एक प्रखंडली ये जो देख रहे हैं ये इसको क्या बोलते हैं, प्रखंडली। इसमें कितना 3 ml सोडियम सल्फेट लीजिए। एक अन्य प्रखंडली लीजिए, 2 लीजिए। एक अन्य प्रखंडली जिसमें 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। क्या लीजिए, एक में लीजिए सोडियम सल्फेट, एक में लीजिए क्या, बेरियम। इसमें क्या लिया है गया, सोडियम सल्फेट लिया, इसमें बेरियम क्लोराइड लिया। तो उसके बाद क्या कीजिए, इन दोनों को धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा बूंद की जैसे ठोप ठोप डालकर इसमें दोनों को मिलाइए। किस में मिलाइएगी, बेरियम में मिलाइए, बेरियम क्लोराइड में मिलाइएगी, ना कि सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट में क्या करना है, मिलाना है। तो ये बेरियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट का क्या कर रहा है, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। चलिए आगे पेज पर चलते हैं। ये है क्या, जब आप सब 2 को घोल लीजिएगा, 2 को पहले प्रखंडली लेना पड़ेगा। उसमें एक में क्या रखना है, सोडियम सल्फेट, एक में बेरियम क्लोराइड। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर लिखा है बन रहा है क्या, बेरियम सल्फेट बन रहा और सोडियम क्लोराइड बन रहा। कैसे बनता है देखते हैं आगे वीडियो में। चलिए चलिए बोलेगा, आप देखेंगे कि श्वेत रंग के क्या एक पदार्थ का निर्माण होगा जो जल में क्या होगा, अविलय होगा। जल में अविलय का मतलब होता है जो जल में नहीं मिलेगा। तो बोल रहा है कि जब आप इन दोनों को मिलाइएगा, किसको, सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को जब मिलाइएगा तो आपको एक जो है ना श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होगा जो जल में क्या होगा, अविलय या अघुलनशील भी बोल सकते हैं। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। वैसा पदार्थ जो जल में नहीं घुले उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया करवाने के बाद हमें अवक्षेप प्राप्त हो तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो जैसे कि ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 को, ये किस में होता है, जलीय मतलब एक्वस फॉर्म में होता है। सोडियम सल्फेट में जब बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं, ये भी क्या होता है, एक्वस फॉर्म में। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। जबकि बेरियम सल्फेट जो है ना एक सॉलिड रूप में प्राप्त होगा। किस रूप में, सॉलिड रूप में प्राप्त होगा। ये किस कलर का होगा, श्वेत कलर का। बेरियम सल्फेट किस कलर का होगा, श्वेत कलर का होगा। और यह जो है ना एक अवक्षेप होगा, क्योंकि यह बेरियम सल्फेट जल में नहीं घुलता है, क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है, जल में नहीं घुलता है। तो ये बेरियम सल्फेट जल में नहीं घुलेगा तो ये क्या बोलेंगे, अवक्षेप। अवक्षेप किस प्रकार का होता है, श्वेत प्रकार को मिलता है। किस प्रकार का मिलता है, श्वेत पदार्थ मिलने पर श्वेत रंग का पदार्थ बनता है जो एक जल में क्या होता है, अविलय होता है। यह अविलय पदार्थ को क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया से अवक्षेप प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए यह बोल रहा है कि बी ए पे कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि SO4 पर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, और ये इसका मतलब ये हो गया ये किसी ने किसी को क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अभिक्रिया से BaSO4 एक अवक्षेप का निर्माण होता है। ये अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। क्योंकि यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट जो है ना, यहाँ सोडियम सल्फेट में Na2 को Ba क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्योंकि Na2 का क्रियाशीलता श्रेणी में और Ba क्या सोडियम बेरियम से क्या होता है, नीचे होता है। इस यहाँ क्या होता है, बेरियम जो है ना अधिक क्रियाशील होता है, जबकि सोडियम इसकी अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। इसीलिए सोडियम सल्फेट में से सोडियम को बेरियम क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और एक नए पदार्थ का द्विविस्थापन है। यहाँ पर देखिए बेरियम को सोडियम ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया।
तो इसका मतलब जब एक में, यहाँ देखिए इसको इसके साथ हुआ और इसके, जब दो को मिलाएंगे, दो जगह विस्थापित होगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण भी होता है जो जल में क्या होता है, विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया में जिनमें का अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान करता है, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक और क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप को देखते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए क्या सब चाहिए वो देख लीजिए। बोल रहे आप लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल 2। एक लेड नाइट्रेट लीजिए तथा पोटेशियम आयोडाइड का होता है, पोटेशियम होकर के आयोडीन के लिए क्या आएगा, KI। बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 प्लस KI, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा PI, लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा। जो लेड आयोडाइड भी क्या होता है, एक अवक्षेप है। जब अवक्षेप तो ये किस कलर का होगा, होना चाहिए श्वेत कलर का। चलिए उसके बाद बनेगा KNO3। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। अवक्षेप किस रंग का था, क्या आप अवक्षेपन के यौगिक का नाम बता सकते हैं। इस अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण तथा क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए सबसे पहले ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो इसमें क्या लिखना है, यस ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप सबको पीछे बताए थे संतुलित करने के लिए, इसको क्या करना है, संतुलित करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहे हैं अवक्षेप का रंग क्या होगा। अवक्षेप का रंग ये क्या होता है, पीला रंग का होता है। किस रंग का, पीला रंग का। मात्र एक ही अवक्षेप है, किस रंग में मिलेगा, पीला रंग का। क्योंकि आप सबको पहले भी बताए थे जब बेरियम सल्फेट, चलिए ये किस रंग का होगा, पीला रंग का। जबकि सारा अवक्षेप किस रंग में होता है, लाल रंग का। ये रेलवे में पूछा गया है ग्रुप डी में 2018-22 वाले शिफ्ट में कि PbI, अब क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड किस रंग का होता है, पीला रंग का। चलिए आगे, चलिए एक क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है चलिए अब नया उपचयन और अपचयन के लिए यहाँ क्या दिया गया है, कुछ क्रियाकलाप दिए गए। क्रियाकलाप का नाम है 1.11। तो बोल रहा है कि चाइना डिश लीजिए। चाइना डिश मतलब चिकनी मिट्टी का बर्तन लीजिए। 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लीजिए। 1 ग्राम क्या लीजिए, कॉपर चूर्ण लीजिए और उसे क्या कीजिए, गर्म कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या बोला कि 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लीजिए। इसमें देखिए ये क्या है, कॉपर का चूर्ण है और यहाँ से इसको, ये बर्नर है, इसको क्या बोलते हैं, तिपाई है, मतलब ये जिस पर रखा गया। ये जो जालीदार बनाया हुआ है, जालीदार क्या है रखा गया, जिससे इसको क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। ये चाइना डिश है, उसमें क्या ले गया, 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लिया गया। बोल रहे कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर आयोडाइड की काली रंग की परत चढ़ जाती है। जब इसको गर्म करिएगा ना तो कॉपर चूर्ण पर कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, एक काली रंग का परत। ये किस रंग का होगा, काली रंग का। जब इसको गर्म कीजिएगा कॉपर चूर्ण को, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, किससे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जबकि कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। यह काला पदार्थ क्यों बना, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन को क्या कर देते, संयोग कर लेते। ये जो कॉपर है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को संयोग कर लेता है, इसीलिए किस कलर में हो जाता है। जैसे कि कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के प्रतिनिधि में गर्म करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, उष्मीय अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको उष्मा देकर क्या कर रहे हैं, यह तापीय अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। चलिए बोल रहे इस गर्म पदार्थ CO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित, जब ये बन जाएगा CO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो इसमें बोल रहा है कि जब अब इसमें क्या कीजिए, हाइड्रोजन गैस मिलाइए। हाइड्रोजन गैस मिलाने के बाद इसको गर्म कीजिए। इसमें क्या है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड बना तो इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाना है। उसके बाद इसको क्या करना है, गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और जल बनेगा।
यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जब हम यहाँ क्या बना, कॉपर बना और जल बना। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इससे एकल कर इसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इससे एकल कर इसमें जुड़ रहा है, जिसमें यहाँ पर हम लिखे हैं, देख लीजिए, चलिए यहाँ देखिए हम लिखे हैं अपचयन। अपचयन में लिखे हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो। ये दोनों में से कोई एक भी होगा तो उसको अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं। या दोनों होगा तो भी बोलेंगे, अगर दोनों में से कोई एक होगा तो भी बोलेंगे। जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो। ये तीर के निशान का मतलब हो गया, जो तीर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है, और हाइड्रोजन की कमी हो। अगर दोनों में से कोई एक हो रहा है तो इसका मतलब वो उसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। वो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, अपचयित होकर किसमें जल बना रहा है, जब ऑक्सीजन की कमी हो, क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो बोलेंगे अपचयन। इसको क्या बोलेंगे, उपचयन। इसको क्या बोलेंगे, अपचयन। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी तो उपचयन, और जब ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि तो बोलेंगे अपचयन। इन दोनों को जब एक ही साथ हो, अपचयन उपचयन जब दोनों एक ही साथ हो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों साथ ही साथ हो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि ये नीचे में लिखा है, इस अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, तथा जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो या ह्रास हो तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों यहाँ पर समझा दिए, और ये हाइड्रोजन वाला फिर आगे पेज पर दिया हुआ है, तो हम दोनों को एक ही साथ मर्ज करके लिख दिए। अपचयन कब होगा, या तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन कमी हो। अगर दोनों हो रहा है तो भी उपचयन है, दोनों में से कोई एक हो रहा है तो भी उपचयन है। अगर दोनों, जब हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, इन दोनों प्रक्रिया में से कोई एक भी हो रहा है तब भी उपचयन अपचयन हो रहा है। तो दोनों में से कोई हो या दोनों साथ ही साथ हो तो भी अपचयन कहेगा। जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए आज कर लेते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट, थोड़ा सा बचा है। चलिए यहाँ पर वही लिखा गया है कि जब क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, तो अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जो अपचयन होता है तो उसको बोलते हैं अपचयित हुआ। उसको क्या बोलते हैं, अपचयित हुआ। साइड अपचयन अभिक्रिया को क्या बोल रहे हैं, जब ये जिसमें होगा उसको क्या बोलेंगे, अपचयित हो रहा है। हाँ, जिसमें उपचयन होगा तो उसको बोलेंगे उपचयित हो रहा है। जब अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ये किस यहाँ देखिए CO, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, इससे ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो तो क्या बोलेंगे, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। जब ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि। तो यहाँ देखिए CO क्या हो रहा है, CO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें जुड़ रहा है, इसमें कम रहा है। जिसमें जुड़ेगा तो नहीं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कमी हो या ऑक्सीजन जुड़े उसको बोलेंगे उपचयन। तो ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया है, इसको अच्छा से याद भी कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट ही एग्जाम में आता है। यहाँ बोल रहे कि रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाएंगे तो यहाँ कैसा प्राप्त होगा, जिंक प्राप्त होगा और कार्बन ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा, कार्बन ऑक्साइड प्राप्त होगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में HCl मिलाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या मिलाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में HCl मिलाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोरीन बनेगा और साथ ही साथ जल बनेगा और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। ये अच्छा से देख लीजिए, जब मैग्नीशियम में HCl मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा मैग्नीशियम क्लोरीन।
मैग्नीशियम क्लोरीन प्लस जल प्लस क्लोरीन का निर्माण होगा। चलिए यहाँ पर वही सब लिखा है जो ऊपर में बताए हैं। पढ़ने का है तो एक बार अपने से 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर भी हम पढ़ देते हैं। बोल रहे हैं कि ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया के पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, जो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब सब नोट्स भी बनाइएगा तो इसी शॉर्ट टाइप से लिखिएगा, ऊपर नीचे करके। उसके बाद बोल रहे हैं कि पदार्थ का अगर अपचयन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की ह्रास होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा, हाइड्रोजन की क्या होगा, वृद्धि होगा। चलिए ये क्रियाकलाप 1.1 दिया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये पहला वीडियो में भी बताए होंगे, क्योंकि 1.1 क्रियाकलाप पहला ही वीडियो में बताए थे, तो फिर भी हम पढ़कर सुना देते हैं। जिसमें बोल रहा है कि जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम के रिबन का वायु में दहन होता है तो यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि मैग्नीशियम में देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ जो लिखा है उसको शॉर्ट में देखिए, मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन मिलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है या अपचयित हो रहा है। चलिए अब यहाँ लिखा है कि क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है? तो देखा है तो कुछ एग्जाम्पल आप सब कमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण देखिए क्या होता है, जब किसी भी नमी या वायु के संपर्क में आने के बाद उस पर कोई पदार्थ जम जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए लोहा को जब हम किसी नमी के संपर्क में या वायु के संपर्क में रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, तो इसी क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो जो लिखा वो पढ़ के सुना दें। आपने अवश्य देखा होगा किसी लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है। बोल रहे कि जब कोई लोहा होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उन पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाता है। बोल रहा है कि उस पर देखिएगा कुछ टाइम के बाद भूरे रंग का क्या होता है, परत चढ़ जाता है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। हम सब अपने भाषा में क्या बोलते हैं, लोहा पर जंग लग गया। तो कुछ अन्य धातु में भी ऐसी परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग को ध्यान, बोल रहे कि क्या आपने ऐसा एहसास किया या महसूस किया है कि जब चांदी और तांबे पर किस रंग का रंग होता है? तो जब कोई धातु अपने आसपास में अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में, किस में, या तो अम्ल के संपर्क में आ जाए या आर्द्रता मतलब होता है नमी के संपर्क में आते हैं तब ये संक्षारित हो जाता है। संक्षारित मतलब उस पर जंग लग जाता है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काले रंग का हो जाता है, चांदी के ऊपर क्या होगा, काले रंग का परत जम जाएगा, जबकि तांबे पर के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ जाता है। ये उदाहरण किसका है, संक्षारण का उदाहरण है। चलिए आगे पेज में क्या है देख लेते हैं। चलिए आगे पेज में है, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तु की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने पर हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगा। अगले चैप्टर 3 जो है उसमें क्या होगा, संक्षारण के और इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए आता है यहाँ विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता क्या होता है, जब कोई खाद्य पदार्थ मतलब जैसे कि खाने वाली चीज़ को हम वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो सड़ने लगता है। सड़ने के बाद क्या होता है, उससे बदबू जो आता है उसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। बोल रहे कि वसायुक्त मतलब जिस खाने में फैट हो या तेलीय पदार्थ, वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। तो देखिए सबसे पहले ये होगा कब, तभी होगा जब ऑक्सीजन होगा। मान लो चावल है, ऑक्सीजन के संपर्क में, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीकृत हो रहा है
ये ऑक्सीकृत नहीं, तो वो उपचयित हो रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसीलिए बोल रहे उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधिता हो जाते हैं तथा उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में अपचयन होने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक होते हैं। बोल रहे कि जब हम इस अपचयन या विकृत गंधकता को रोकने के लिए हमको जो ऐसा काम करना चाहिए, प्रति ऑक्सीकारक, ऐसा चीज़ जिसमें ऑक्सीजन जा ही न पाए, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन जा ही न पाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रति ऑक्सीकारक मिलाएं तथा वायुरोधी बर्तन खाद्य सामग्री को रखने से अपचयन की धीमी हो जाएगी। बोल रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाए या हवा नहीं जा पाएगा, ऐसा बर्तन में अगर खाद्य पदार्थ रखेंगे तो लंबे टाइम तक चलेगा। क्या आप जानते हैं कि चिप्स मतलब जैसे कुरकुरे सब हो गया, बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है उस पन्नी से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम क्रियाशील गैस युक्त कर दे। अब कम क्रियाशील मतलब अक्रिय गैस क्या करता है, भर देता है। जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें 90% क्या रहता है, अक्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन रहता है, और नहीं तो किसी में अक्रिय गैस की जगह कोई और अक्रिय गैस, जो अक्रिय गैस कितने होते हैं, 8 होते हैं, उनमें से कोई एक डाल देता है, और 90% किसको डालता है, नाइट्रोजन को ही डालता है। तो यहाँ हो गया आप सबका ये चैप्टर कंप्लीट, और इसका क्वेश्चन आप सब 100% बना लीजिए, क्योंकि हम तो बता देते हैं, फिर भी हम इसमें जो क्वेश्चन है वो दिखा देते हैं। और तो अगले रोज से दूसरा चैप्टर क्या है वो भी दिखा देते अभी। चलिए, अब ये है कि आपने जो पूरे चैप्टर में पढ़े हैं उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया, और इधर भी है, देख लीजिए। यह है वही शॉर्ट वाला। चलिए, ये अभ्यास प्रश्न दिया गया है, अभ्यास प्रश्न को अपने से खुद से बनाइए, वीडियो पॉज करके जो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को लिखकर एक बार देखिए जो पढ़े हैं उसमें है या नहीं। चलिए, इधर पेज में भी क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन से यहाँ इसमें है। चलिए देख लीजिए। चलिए आगे इसमें और क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को बना लीजिए अपने। चलिए, सारा क्वेश्चन हो गया। और ये सामूहिक क्रियाकलाप, मतलब ये आपका मन है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसके बाद यहाँ आता है कि कल से जो है ना हम कौन से